हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली पार्ट में हम लोगों ने हिंदू माइनॉरिटी एंड द गार्जियनशिप को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि ये एक्ट किन किन लोगों पे अप्लाई होता है और क्या कुछ इसका एक्सेप्शन है कि ये किन लोगों पे अप्लाई नहीं होता है। और फिर हमने बात किया था कि गार्जियन कौन होते हैं, गार्जियन से कितने टाइप होते हैं और माइनर किसको कहा जाता है। फिर हम लोगों ने सेक्शन 6 में बात किया था कि नेचुरल गार्जियन कौन कौन होते हैं हिंदू माइनर के, और उनकी गार्जियनशिप कब सीज हो जाती है नेचुरल गार्जियन की। सेक्शन 7 में बात किया था कि नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ एडॉप्टेड सन के बारे में बात किया था। तो आप लोग कृपया पार्ट 1 वीडियो देख कर आए इसको देखने के लिए। तो आज हम सेक्शन 8 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 8 बात करता है पावर ऑफ द नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन की क्या क्या पावर है। तो इसका सब सेक्शन 1 बात करता है कि द नेचुरल गार्जियन ऑफ ए हिंदू माइनर हैज पावर टू डू ऑल द एक्ट्स विच आर नेसेसरी और रीजनेबल एंड प्रॉपर फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। मतलब कि नेचुरल गार्जियन मतलब ये सारे कार्य कर सकता है जो माइनर के भलाई के लिए हो, और उसकी प्रॉपर्टी के रेख देख के लिए हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए काम कर सकता है। बट द गार्जियन इन नो केस बाइंड द माइनर बाय ए पर्सनल कोविनेंट। मतलब पेरेंट्स अपने माइनर चाइल्ड को वादों में नहीं बांध सकते हैं। पर्सनल कोविनेंट का मतलब यही है कि अपने वादों में पेरेंट्स बांध कर बच्चे की प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। फिर इसका सब सेक्शन 2 बात करता है नेचुरल गार्जियन सेल नॉट विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये मतलब कि बेसिकली रेस्ट्रिक्शन है जो नेचुरल गार्जियन पे लगती है। तो इसका क्लॉज ए बात करता है मॉर्टगेज लीज गिफ्ट एनी पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। माइनर प्रॉपर्टी का बेसिकली नेचुरल गार्जियन मॉर्टगेज मतलब नहीं कर सकते, लीज नहीं कर सकते और उसको गिफ्ट के रूप में नहीं कर सकते हैं। और इसका सब क्लॉज बी बात करता है लीज एनी पार्ट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 5 years और फॉर ए टर्म exceeding more than 1 year beyond the date on which the minor will attain majority। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम ईयर पेरेंट्स सिर्फ प्रॉपर्टी का लीज करते हैं 5 साल के लिए। उससे ज़्यादा पेरेंट्स माइनर की प्रॉपर्टी को लीज नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए अगर माइनर अभी 16 साल का है तो मैक्सिमम वो 5 साल के लिए हम कर सकते हैं। तो 16 साल का है लेकिन 18+1 19 साल के ऊपर वो नहीं हो सकता है। तो 16 साल का है तो माइनर 17 18 19 सिर्फ 3 years के लिए ही उसको लीज कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि 18+1 से अब नहीं हो सकती लीज। फिर हम बात करते हैं थर्ड द डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी विद बी voidable at the instance of the minor if it contravenes the subsection 1 or 2। अगर कोई भी ऐसा कार्य करते हैं नेचुरल गार्जियन जो वो सब सेक्शन 1 और 2 को कॉन्ट्रीवेन करता है तो वो डिस्पोजल वॉइडेबल होगा माइनर की तरफ से। फिर बात करता है सब सेक्शन 4 नो कोर्ट शैल ग्रांट परमिशन टू द गार्जियन टू डू एनी एक्ट इन द सब सेक्शन 2 except in the case of the necessity or an evident advantage to the minor। अगर कोई कोर्ट ऐसे नहीं ग्रांट कर सकता परमिशन गार्जियन को कि कोई भी कार्य करे वो माइनर की प्रॉपर्टी का, अनलेस कोई एडवांटेज मिल रहा हो या नेसेसिटी हो माइनर के, तभी कर सकता है वो। फिर सब सेक्शन 5 बात करता है द गार्जियन इन द वॉर्ड्स एक्ट शैल अप्लाई। ये सप्लीमेंटियल एक्ट है जो इसके साथ काम करता है। फिर सब सेक्शन बात 6 बात करता है कि सिविल कोर्ट क्या होता है। कोर्ट मीन्स सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो मेन हमारा यही दो सब सेक्शन थे कि नेचुरल गार्जियन की रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं और उसके नेसेसरी कार माइनर के लिए क्या क्या कार्य कर सकता है। तो चलते हैं फिर सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 बात करता है टेस्टामेंट्री गार्जियन एंड हिज पावर्स।
हम लोगों ने बात किया था कि टाइप ऑफ गार्जियन कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें एक टेस्टामेंट्री गार्जियन होता है। टेस्टामेंट्री वो गार्जियन होते हैं जो फादर या मदर विल के थ्रू असाइन करते हैं। तो वसीयतनामा होता है, उसमें पेरेंट्स ने किसी को गार्जियन असाइन किया है, तो उसको हम लोग टेस्टामेंट्री गार्जियन कहते हैं। तो इसका सब सेक्शन 1 बात करता है अ हिंदू फादर इंटाइटल्ड टू एक्ट एज द नेचुरल गार्जियन of his minor legitimate child. Minor legitimate child may, by the will, appoint a guardian for any of them in the respect of the minor's property or in the respect of both. ए हिंदू फादर होता है वो जो नेचुरल गार्जियन होता है माइनर का, तो वो विल के थ्रू किसी को भी असाइन कर सकता है माइनर की केयर करने के लिए या उसकी प्रॉपर्टी के लिए या दोनों के लिए, लेकिन वो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के लिए नहीं कर सकता। मतलब अगर माइनर के पास पुश्तैनी जमीनें उसके नाम पे हैं तो उसके लिए गार्जियन अपॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि माइनर के चाचा वाचा होंगे जो उसकी केयर कर रहे होंगे प्रॉपर्टी के लिए। इसके लिए माइनर के अगर हिस्से में कोई प्रॉपर्टी आती है पुश्तैनी, तो फिर उस संदर्भ में गार्जियन का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। फिर सब सेक्शन 2 बात करता है एन अपॉइंटमेंट मेड अंडर सब सेक्शन 1 shall have no effect if the father predeceases the mother, but shall revive if the mother dies without appointing by will any person as a guardian. जैसा कि मैंने बताया था कि फादर विल के थ्रू गार्जियन अपॉइंट कर सकता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर मदर जीवित है। लेकिन अगर मदर की डेथ हो जाती है बिना किसी को अपॉइंट किए हो विल के थ्रू, तो जो फादर ने अपॉइंट किया था विल में वही मान्यता प्राप्त होगी उसको। फिर सब सेक्शन 3 बात करता है अ हिंदू विडो इंटाइटल्ड टू एक्ट एज द नेचुरल गार्जियन ऑफ हर माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड द हिंदू मदर इंटाइटल्ड टू एक्ट एज द नेचुरल चिल्ड्रन of her minor legitimate children by the reason of the fact that the father has become disentitled to act as such. मतलब इसमें ये कहना चाहता है कि हिंदू विडो या हिंदू मदर होंगी वो नेचुरल गार्जियन कहलाएंगी लेजिटिमेट चिल्ड्रन का, अगर फादर रिफ्यूज कर देते हैं अपनी मतलब रिफ्यूज कर देते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए, तो उसमें मदर नेचुरल गार्जियन कहलाएंगी। तो फिर उस केस में हिंदू मदर अपॉइंट कर सकती हैं गार्जियन को टू टेक केयर ऑफ द माइनर्स एंड हिज प्रॉपर्टी। लेकिन फिर इसमें बात हो रही है कि अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के संदर्भ में गार्जियन अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। फिर बात करते हैं सब सेक्शन 4 में अ हिंदू मदर इंटाइटल्ड टू एक्ट एज ए नेचुरल गार्जियन ऑफ हर माइनर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन मे बाय द विल अपॉइंट अ गार्जियन फॉर एनी ऑफ देम। आपको पता होगा कि मैंने सेक्शन 6 में बात किया था कि उसमें बताया गया था कि जो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन होते हैं उसमें मदर फर्स्ट नेचुरल गार्जियन होती हैं, आफ्टर हिम द फादर होते हैं। तो फिर देखा जाए तो हिंदू मदर होती हैं वो विल के थ्रू गार्जियन अपॉइंट कर सकती हैं माइनर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए, ताकि उसकी माइनर की देखभाल हो सके या उसकी प्रॉपर्टी का या दोनों की देखभाल गार्जियन कर सके। फिर सब सेक्शन 5 आता है द गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल हैज द राइट टू एक्ट एज द माइनर गार्जियंस आफ्टर द डेथ ऑफ द माइनर्स फादर as the case may be and to exercise all the rights of a natural guardian under this act. फिर ये सेक्शन बात करता है कि जो गार्जियन विल के थ्रू फादर या मदर ने अपॉइंट किया था उसके पास सारी राइट आ जाती है कि वो माइनर की देखभाल करे एंड टू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स जो नेचुरल गार्जियन को मिलती हैं वो सब पावर गार्जियन मतलब यूज कर सकता है अंडर दिस एक्ट टू सच एक्सटेंट एंड सब्जेक्ट टू सच restriction if any as are specified in the act and in the will. लेकिन गार्जियन वो कार्य नहीं करेगा जिसको मना किया गया है जब अपॉइंटमेंट बाय विल हो रहा था फादर या मदर के द्वारा। अगर उस विल में कुछ ऐसा लिखा हो कि गार्जियन ये काम नहीं कर सकते, तो गार्जियन उस काम के लिए मतलब कि वो काम नहीं करेंगे माइनर के भलाई के लिए। मतलब माइनर के भलाई के लिए तो गार्जियन काम कर सकता है, लेकिन जो विल में लिखा गया है उसके संदर्भ में गार्जियन काम नहीं करेंगे।
फिर आता है हम लोग का सबसेक्शन 6, द राइट ऑफ द गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल हैज सेल वेयर द माइनर इज द गर्ल सीजेस ऑन हर मैरिज। फिर सबसेक्शन 6 भी यही बात करता है कि जो गार्जियन अपॉइंटेड होते हैं विल का, उनकी जिम्मेदारी तब खत्म होती है जब वो माइनर गर्ल होती है उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद गार्जियन की लाइबिलिटी खत्म होती है। तो फिर हम लोगों ने टेस्टामेंट्री गार्जियन पढ़ लिया। फिर हम लोग बात करते हैं सेक्शन 10 की, इनकैपेसिटी ऑफ द माइनर टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 10 बात करता है अ माइनर शैल बी इनकम्पिटेंट टू एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनर। ये मतलब तो आम सी बात है कि एक माइनर किसी माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं बन सकता। फिर सेक्शन 11 बात करता है डी फैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विद द माइनर्स प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ गार्जियन पढ़ा था, उसमें डी फैक्टो मैंने बताया था। डी फैक्टो गार्जियन वो होते हैं जो अपने आप से माइनर की देखभाल करने लगते हैं। जैसे हम लोग के अंकल आंटी होते हैं और किसी के फादर या मदर डेड हो जाते हैं, तो कि एक्सपायर हो जाते हैं, तो अंकल आंटी बिना किसी कोर्ट के अपॉइंटमेंट के अपने आप से ही माइनर की देखभाल करने लगते हैं, तो उनको हम लोग डिफेक्टो गार्जियन कहते हैं। लेकिन यह है कि डिफेक्टो गार्जियन माइनर्स की प्रॉपर्टी के साथ कुछ नहीं कर सकता। फिर इसका बात करता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट नो पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ और डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ द हिंदू माइनर merely on the ground of his or her being the de facto guardian of the minor। मतलब कि इस बेसिस पे आप माइनर्स की प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते या कुछ कोई मतलब कि मॉर्टगेज नहीं कर सकते कि क्योंकि आप डी फैक्टो गार्जियन हैं, इस बेसिस पे आप माइनर्स की प्रॉपर्टी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। बेसिकली सेक्शन 11 यही बात कर रहा है। फिर हम लोग चलते हैं सेक्शन 12 पे, गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटमेंट फॉर द माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो फिर ये कहता है कि वेयर ए माइनर हैज एन अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ एन एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली नो गार्जियन शैल बी अपॉइंटेड फॉर द माइनर इन द रिस्पेक्ट ऑफ सच अनडिवाइडेड इंटरेस्ट। मान लीजिए कि अगर माइनर्स के पास पुश्तैनी जमीन है, उसके नाम पर है, अगर फिर उसके फादर या मदर एक्सपायर हो गए हैं, तब भी माइनर्स की प्रॉपर्टी के लिए नेचुरल गार्जियन मतलब कि कोई गार्जियन अपॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि उस फैमिली मेंबर मतलब कि उस फैमिली में एडल्ट मेंबर हैं, उनके चाचा हुए, ताऊ हुए, जो उस प्रॉपर्टी की रेख देख कर रहे हैं, इसलिए उस प्रॉपर्टी के लिए माइनर्स के गार्जियन अपॉइंटेड नहीं हो सकते हैं। फिर प्रोवाइडेड दैट nothing in this section shall be deemed to affect the jurisdiction of the High Court to appointed a guardian in the respect of such interest। मतलब कि ये पावर देता है कि हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकता है, उसके पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि हाई कोर्ट चाहे तो वो अपॉइंट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग सेक्शन 13, वेलफेयर ऑफ द माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। माइनर की भलाई सबसे ऊपर है, ये कहना चाहता है सेक्शन 13। फिर इसका सब सेक्शन 1 बात करता है इन द अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ एनी पर्सन एज ए गार्जियन ऑफ ए हिंदू माइनर बाय अ कोर्ट द वेलफेयर ऑफ द माइनर शुड बी द पैरामाउंट कंसिडरेशन। अगर कोर्ट किसी को अपॉइंट करता है एज ए गार्जियन, तो वो देखेगा कि माइनर की भलाई सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो सब सेक्शन बात यही करता है। फिर आते हैं सब सेक्शन 2 पे, नो पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू द गार्जियनशिप बाय द वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी लॉ relating to guardianship in marriage among Hindus if the court is of opinion that his or her guardianship will not be for the welfare of the minor। ये सब सेक्शन बेसिकली ये बात करता है कि कोई भी पर्सन को गार्जियनशिप है इसलिए उसको नहीं मिल सकती है कि कोर्ट अगर चाहे तो कह सकता है कि आप माइनर के वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जो पर्सन आता है कोर्ट से कहने के लिए कि मुझको अपॉइंट कर दीजिए एज ए गार्जियन,
तो ये पहले कोर्ट देखेगा कि उसमें माइनर का वेलफेयर हो रहा है कि नहीं। अगर माइनर के वेलफेयर होगा तभी कोर्ट किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा एज ए गार्जियन। फिर हम लोग एक केस की बात करते हैं, अमित बेरी वर्सेस शीतल बेरी, वाइफ ऑफ अमित बेरी। शीतल बेरी है जो वो अमित बेरी की वाइफ हैं। AIR 2003 ऑल 18। तो इस केस में बेसिकली ये हुआ था कि जो माइनर की मदर थी वो नाइट क्लब्स अटेंड करती थी, वो जिसके कारण मदर घर काफ़ी लेट आती थी और जो माइनर चाइल्ड था उसको किसी केयर हाउस में दे देती थी देखभाल के लिए। तो फिर कोर्ट ने ये देखा कि माइनर चाइल्ड का केयर नहीं कर पा रही हैं, वो बच्चे का माइनर का ध्यान नहीं रख रही हैं और लापरवाही कर रही हैं बच्चे की देखभाल के लिए। तो फिर कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो चाइल्ड है माइनर चाइल्ड वो मदर के पास नहीं रहेगा, क्योंकि कोर्ट देखता है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर हो रहा है कि नहीं। अगर माइनर की भलाई नहीं होगी तो फिर कोर्ट गार्जियनशिप उनकी कैंसिल भी कर सकता है। तो इस केस में ये हुआ था कि माइनर ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो फिर कोर्ट ने क्या किया था कि जो माइनर चाइल्ड है उसको मदर के पास रहने के लिए मना कर दिया है। इस केस में यही हुआ था। तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज थैंक you everyone to have patience to watch this video. Please like, share and subscribe. एंड आपको अगर कोई कमी लगी इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।